हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर सैरा हेल्थ एंड ब्यूटी। आज मैं आपके लिए एक रिक्वेस्ट वीडियो लेके आई हूँ। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ स्पॉन्डिलाइटिस टॉपिक, जो रिक्वेस्ट वीडियो है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मेरा मिल सके तुरंत। तो चलिए चलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है, कोई भी बीमारी के सफिक्स में यानी पीछे अगर लाइटिस आइटिस लग जाए, इट मीन्स स्वेलिंग होता है यानी इन्फ्लेमेशन। अगर आइटिस है मीन्स उसमें इन्फ्लेमेशन से कनेक्शन में है वो जगह, जैसे कि ईसोफेजाइटिस मीन्स आपके जो फूड पाइप है ईसोफेगस, उसमें जो है स्वेलिंग हो जाती है। इसी तरह स्पॉन्डिलाइटिस भी एक प्रकार की कंडीशन होती है जिसमें स्वेलिंग हो जाती है यानी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डी मतलब होता है स्पाइन, तो स्पाइन की सूजन को हमें स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा बहुत लंबा है, आप देख सकते हैं, नेक से लेके पूरा टेल बोन तक जो है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है, जैसे आपने स्कूल में क्लासेस में अपने पढ़ा होगा। और यहाँ पे कहीं भी स्वेलिंग पाई जाती है और भी उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, तो उसका मतलब होता है स्वेलिंग मीन्स उस जगह में इन्फ्लेमेशन हो गया है, सूजन आ गई है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं टाइप्स में। ये तो मैं पहले आपको टाइप्स बताऊंगी, उसके बाद उसका सिम्टम्स बताऊंगी। तो टाइप्स ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस में हम जा रहे हैं, और फर्स्ट टाइप ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस है मोस्ट कॉमन स्पॉन्डिलाइटिस, जो अक्सर यही स्पॉन्डिलाइटिस हमारी बॉडी में होता है, जिसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक्चुअली स्पाइन में होता है, जो एरिया मैंने जिस तरह आपको बताया स्पाइन में पाया जाता है, लोअर बैक एरिया में होता है और हिप जॉइंट्स में होता है। इस एरिया में अगर स्पॉन्डिलाइटिस है, इट मीन्स ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जो बहुत कॉमन है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं: लोअर बैक पेन होता है, हिप जॉइंट पेन होता है, स्टिफनेस आ जाती है और सूजन आ जाती है। सेकेंड टाइप जो स्पॉन्डिलाइटिस है वो एंटेरोपैथिक अर्थराइटिस यानी ENA, एंट्रोपैथिक अर्थराइटिस कहा जाता है। यहाँ पे इस टाइप के स्पॉन्डिलाइटिस में हमें बहुत ज़्यादा पेन और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होती है इंटेस्टाइन्स में। इंटेस्टाइन्स में हमें पेन और इन्फ्लेमेशन की शिकायत होती है, बैक में भी होती है और जॉइंट पेन में भी होती है। और इसके सिम्टम्स कुछ इस प्रकार से हैं: इसमें स्टमक पेन होता है, क्रॉनिक डायरिया होता है, वेट लॉस होता है, ब्लड इन बाउल मूवमेंट आपको होता है। ये सब चीज़ों की शिकायत होती है। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस है। सोरियाटिक अर्थराइटिस PSA, सोरियाटिक अर्थराइटिस है, जो बैक पेन होता है, इसमें स्टिफनेस आ जाती है इसमें भी। और एक्चुअली ये इस टाइप के स्पॉन्डिलाइटिस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्किन पाया गया है, मीन्स स्किन का मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द और सूजन की शिकायत होती है, और ये खासकर फिंगर और टोज़ के लिए भी होता है। फिंगर और टोज़ में भी इसमें आपको ये चीज़ का एहसास होता है। इसके सिम्टम्स हैं पेन, स्वेलिंग हैंड्स में, फिंगर्स में, फीट्स में, जो आपके फीट्स होते हैं उसमें भी इन सब चीज़ों की शिकायत होती है। स्किन रैशेज आ जाते हैं, स्किन में रैशेज आ जाते हैं, और डेसीटाइलाइटिस की शिकायत हो जाती है, टो एंड फिंगर में स्वेलिंग। रिएक्टिव अर्थराइटिस, इसमें भी जॉइंट पेन, स्वेलिंग, स्किन रैशेज, आई इन्फ्लेमेशन, आँख में सूजन आना, और ब्लैडर एंड जेनाइटल पेन इन्फ्लेमेशन, मीन्स ब्लैडर और जेनाइटल एरिया में सूजन और दर्द की शिकायत होती है। फिफ्थ टाइप का जो स्पॉन्डिलाइटिस है उसमें जुवेनाइल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। अर्थराइटिस हो जाता है बच्चों में और टीनेजर्स में। ये जुवेनाइल से ही, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जुवेनाइल का मतलब होता है टीनेजर्स।
तो जुवेनाइल स्पॉन्डिलाइटिस में ये होता है, ऐसे बच्चे या ऐसे टीनेजर्स जिसमें अर्थराइटिस की शिकायत होती है, उसी को हम जुवेनाइल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। लेग जॉइंट्स में होता है पेन एंड इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स एंड स्पाइन, मतलब सूजन और दर्द की शिकायत स्पाइन में और जॉइंट्स में पाई जाती है। मसल्स में भी इफेक्ट होता है, लिगामेंट्स और टेंडॉन्स में भी इफेक्ट होता है। वो अनडिफ्रेंशिएटेड स्पॉन्डिलाइटिस होता है, इसमें बटॉक पेन होता है, हील में पेन होता है, पेरिफेरल अर्थराइटिस की शिकायत हो जाती है, और टोज और फीट्स में स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो जाती है, पेन और इन्फ्लेमेशन की, थकान होती है, फैटिगनेस लगती है, और आई में इन्फ्लेमेशन हो जाता है यानी आँख सूज जाती है। एक्सियल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उसमें ये आपका 7 टाइप का स्पॉन्डिलाइटिस है। इसमें बैक और हिप एरिया में कवर होता है, बोन एंड जॉइंट एरिया में। पेरिफेरल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं इसे, जो आपके नीज में, एंकल्स में, फीट्स में, हैंड्स में, रिस्ट में, एल्बोज में, शोल्डर्स में, यहाँ सब जगह में सूजन और दर्द की शिकायत होती है। तो क्या है उसमें चलते हैं। रीज़न इसका है एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी में आते हैं, ये आप सबको पता है। तो एक स्पॉन्डिलाइटिस भी एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है जो एजिंग में होता है। सेकेंड जो रीज़न है वो है डीजनरेटिव डिस्क डिजीज़। डीजनरेटिव डिस्क डिजीज़ में ये होता है, कॉर्ड में डिस्क पाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी हो जाते हैं और उनका जो ब्रेथ है, मीन्स उनका जो चौड़ाई है वो सक्रिय हो जाती है, थिनर हो जाते हैं, और बहुत जल्दी मूवमेंट उनका ज़्यादा बढ़ जाता है। मिनिमल स्पाइनल मूवमेंट, जो स्पाइनल मूवमेंट होता है जो नॉर्मली होना चाहिए जैसा, उससे एबनॉर्मल हो जाता है। सबसे ज़रूरी, अधिकतर स्पॉन्डिलाइटिस देखा गया है कि जो लाइफस्टाइल, जो हमारा बहुत इरेगुलर लाइफस्टाइल है, कभी भी खाना, कभी भी सोना, कभी भी रात को आप बहुत ज़्यादा खा के सो जाते हैं, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो पॉस्चर के लिए, आपके पूरे बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, तो ये एक रीज़न है। दूसरा है बैड पॉस्चर। कई लोग की आदत होती है कि बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बैठते हैं, मतलब जैसे हमें बेंड होके नहीं बैठना चाहिए, अपने स्पाइनल कॉर्ड को हमेशा स्ट्रेट रखना चाहिए। अगर आप स्ट्रेट नहीं भी रख रहे हैं तो एटलीस्ट आप कोशिश करिए पिलो के थ्रू या कैसे भी करके आपको एक गुड पॉस्चर में हमें अपना सोना भी चाहिए और बैठना भी चाहिए और अच्छे से चलना भी चाहिए। कई लोग झुक के चलते हैं, कई लोग कुबर निकाल के चलते हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें जिससे स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु आर स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उससे जो डिस्क्स होते हैं उनके बीच का जो लुब्रिकेशन होता है, जितना उनको मूवमेंट के लिए चाहिए वो डिक्रीज हो जाता है। स्मोकिंग जो है उनको ड्राई कर देता है, तो लुब्रिकेशन नहीं उसमें ख़त्म हो जाता है कई बार, और कई बार बहुत कम हो जाता है नॉर्मल से, तो उसके वजह से भी एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ डिस्क होता है जिससे स्पॉन्डिलाइटिस अराइज हो जाता है। दैट इज़ एक्सीडेंट। अगर हम सब अच्छे से कर रहे हैं बट किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया और हमारा उन्हीं चीज़ों में हमारा डैमेज हुआ है, तो स्पॉन्डिलाइटिस होना बहुत ज़्यादा आम बात है। हम इसके चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, और ट्रीटमेंट में इसके क्या हमें स्पॉन्डिलाइटिस जिनको है उनको करना चाहिए मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में सबसे पहला है स्ट्रेचिंग। अगर हम स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारे स्पॉन्डिलाइटिस में काफ़ी आराम मिलेगा और काफ़ी हद तक स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाता है। सेकेंड है हीट थेरेपी। अगर हम हीट थेरेपी आपके डॉक्टर्स अगर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, अपने से कुछ भी मत करिएगा हीट थेरेपी में, लेकिन अगर आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं उस तरफ। थर्ड है कोल्ड थेरेपी, उसके लिए भी आपको डॉक्टर के सजेशन की ज़रूरत होगी। फोर्थ है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर से भी स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होता है। फिफ्थ है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर से भी स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होता है, और उसमें जो अगर सही पॉइंट्स, अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो आप उनसे एक्यूप्रेशर करा सकते हैं। देन मसाज थेरेपी, तो मालिश जो है वो स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत अधिकतर देखा गया है केसेस में कि मालिश भी बहुत ज़्यादा आरामदेह है।
मूवमेंट, अगर हम थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं उससे भी हमारा स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होता है। एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, नेक एक्सरसाइज है, जहाँ भी आपको स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है जिन जगहों में, उनकी अगर हम उस प्रकार से फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा स्पॉन्डिलाइटिस भी बहुत हद तक ठीक हो सकता है। एलेक्जेंडर टेक्निक, एलेक्जेंडर टेक्निक से भी स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होता है। टेंस थेरेपी से भी स्पॉन्डिलाइटिस अच्छा हो सकता है। फिर क्विटिंग स्मोकिंग, ना जो लोग सिगरेट पी रहे हैं और उनको स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, तो आप तुरंत अभी इसी वक्त सिगरेट पीना या बीड़ी पीना या जो भी आप स्मोक करते हैं प्लीज़ उसे पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा फैक्टर है आपके स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ का। बोला है कि स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो प्लीज़ क्विट स्मोक। अब हम मेडिसिन की तरफ अगर जा रहे हैं तो उसके मैनेजमेंट में हमें NSAIDs खाना पड़ता है। NSAIDs मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इसमें जैसे कि इब्यूप्रोफेन हो गया, एस्प्रिन हो गया, वो भी कंटेंट आपके डॉक्टर जब तक आपको नहीं बोलते हैं तो आप ये दवाइयाँ खुद से प्लीज़ मत लीजिए। जब आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे उनकी सलाह लेके ही आप ये दवाइयाँ खाइएगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी विदाउट डॉक्टर परमिशन आप खुद से नहीं ले सकते। फिर डिमार्ड्स मेडिसिन, जो डिमार्ड्स मेडिसिन होती हैं, जैसे कि उसका फुल फॉर्म है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ये रिलेटेड टू बोन ट्रीटमेंट के लिए होता है और इसको भी विदाउट एनी डॉक्टर कंसल्टेशंस आप नहीं ले सकते। तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। अगर ये बहुत ज़्यादा आपका बढ़ गया है तभी ये दवाइयों की ज़रूरत पड़ती, नहीं तो आपके पॉस्चर से, आपके एक्सरसाइज से, आपके मूवमेंट से ही ये स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो सकता है। आपके लाइफस्टाइल से आप सीवियर है और मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है तो प्लीज़ डॉक्टर का कंसर्न करिए और उसके बाद ही इन मेडिसिन को लीजिए। बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स मेडिसिन होती हैं, जैसे कि प्रोटीन ब्लॉकर्स, उससे भी स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होता है। ये था ट्रीटमेंट में मैंने जैसे कि आपको बताया, आप अगर खुद से कर रहे हैं अगर ट्रीटमेंट अपना, तो प्लीज़ एक्सरसाइज और ये सब जो फिजिकल चीज़ें मैंने बताई उतना तक रखिए। बाकी जो जितनी भी थेरेपीज़ हैं और जितने भी, जैसे एक्यूपंक्चर हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, कोल्ड थेरेपी, हीट थेरेपी, टेंस थेरेपी, एलेक्जेंडर थेरेपी या इवन मेडिसिन जो मैंने बताई, वो सब चीज़ें हमें डॉक्टर की कंसल्ट के ही हिसाब से लेनी चाहिए और प्लीज़ उन्हें रेगुलर चेकअप कराते रहिए। अब मैं चलती हूँ आफ्टर इफेक्ट ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस या साइड इफेक्ट्स ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो चलिए चलते हैं। स्टिफ स्पाइन, आपकी स्पाइन जो है वो बहुत स्टिफ हो जाएगी। आपको रेगुलर आपको पेन नेक में रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि पेन आपका गया नहीं है। थर्ड है टाइटनेस इन चेस्ट में आपको टाइटनेस, एक स्टिफनेस फील होगी। फिर स्टॉप्ड शोल्डर जिसे कहते हैं हम, शोल्डर्स जो होते हैं वो अकड़ जाएंगे, आपके अकड़न महसूस होगी। कुछ भी चीज़ आपको लूज फील नहीं होगा। फिंगर का फ्रीडम नहीं रहेगा, उसमें भी अकड़न महसूस होगी, ऐसा लगेगा कोई चीज़ उसको कंट्रोल कर रही है। स्पॉन्डिलाइटिस नीज का मतलब घुटनों का स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है आगे चल के। फुट फंक्शन, जो हमारे जो पैरों का, तल्लों का जो फंक्शन है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगा, एबनॉर्मलिटी आ सकती है। इम्पेयर्ड विजन, जो बैलेंस है आंखों का, वो भी, विजन का, वो भी इफेक्ट हो सकता है। ब्लैडर डिसफंक्शन, देन सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है और ब्लड डिसफंक्शन हो जाता है, हार्ट डिसफंक्शन हो जाता है और लंग्स का डिसफंक्शन हो जाता है। ये सब सिस्टम्स में डिसफंक्शंस हो जाते हैं, मीन्स फंक्शनिंग उसका जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है या फिर इफेक्ट हो जाती है। देन स्केली स्किन जो होता है उसका टेक्सचर जो है वो स्केली हो जाएगा और बाउल का डिसफंक्शन भी हो जाएगा। बाउल मूवमेंट जो होता है उसका भी डिसफंक्शन हो जाएगा। इनलार्ज आओटा, जो आओटा है
जो हार्ट में सबसे मोटी आर्टरी होती है हमारी बॉडी में। स्टिफनेस ऑफ हिप्स में भी स्टिफनेस आ जाती है, अकड़न आ जाती है। और जेनेटिकली भी ये पाया गया है कि लोगों में, जो लोगों को पहले केस हिस्ट्री रही है स्पॉन्डिलाइटिस की, उनके जनरेशन में ये ट्रांसफर होता है। तो स्पॉन्डिलाइटिस जो है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर डिजीज है ये। अब हम इसके डाइट्स में जाएंगे, और जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस में देखा गया है कि अगर हम उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लें तो स्पॉन्डिलाइटिस बहुत जल्दी रिकवरी हो सकती है, बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। तो चलिए चलते हैं डाइट पे। डाइट फॉर स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स, सबसे पहले उसमें है वाटर इनटेक। जैसे कि मैंने बता चुकी हूँ, हमेशा वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करने में वाटर का बहुत योगदान है। करना चाहिए, जितना ज़्यादा वाटर पिएंगे, पानी पिएंगे, उतना ज़्यादा हमारी जो इंटरनल सूजन है वो ख़त्म होती है। सेकेंड है ओमेगा 3। ओमेगा 3 की टैबलेट्स जो हैं वो भी आप ले सकते हैं, और ओमेगा 3 जिनमें है वो भी खा सकते हैं। विटामिन डी फूड्स, जिन चीज़ों में, जिन खाने डी है वो खा सकते हैं। विटामिन डी की टैबलेट्स भी ले सकते हैं, जो सब्सटीट्यूट्स आती हैं विटामिन डी की, वो भी ले सकते हैं। होल ग्रेन्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, खासकर जो कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स में बहुत अच्छी रिकवरी करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स खाएंगे, जितना एंटीऑक्सीडेंट्स खाएंगे टॉक्सिसिटी निकलेगी। ये भी एक प्रकार की टॉक्सिसिटी है जो सूजन के रूप में हमारे शरीर में जम जाती है। कैल्शियम, जो चीज़ों में कैल्शियम है, कैल्शियम की टैबलेट भी खा सकते हैं। कैल्शियम जिन चीज़ों में है वो भी खा सकते हैं। टमाटर बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी, नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है, तो टमाटर जितना हो सके खाएं। ऑलिव ऑयल, अगर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं एज अ चम्मच से, या अगर आप अपने खाने में ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। नट्स, खासकर वॉलनट्स, आलमंड्स, ये सब जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी नट्स होते हैं, इनको ज़रूर अपने डाइट में लें। फिश, अगर हम फिश खाते हैं तो भी स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। फ्लैक्स सीड्स, जैसे कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ओमेगा 3 होता है। चिया सीड्स, ये सब में बहुत ओमेगा 3 होता है, तो ये अपने डाइट में ले। ब्रोकली के बहुत सारे आपको फ़ायदे बता चुकी हूँ। सीरियल्स में भी स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत लड़ने की शक्ति होती है। अंडे यानी एग्स भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। कॉड लिवर ऑयल, अगर कॉड लिवर ऑयल कहीं से आप ले सकते हैं, या खासकर जो कॉड लिवर ऑयल बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत पुरानी फेमस है, 7 C's के रूप में आती थी, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप वो ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आप ले सकते हैं। और गार्लिक, अगर आप गार्लिक लेते हैं, गार्लिक लहसुन, तो भी वो नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। जिंजर में भी बहुत ज़्यादा नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। टर्मरिक, हल्दी, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए, और आपके सूजन को हमेशा के लिए निकाल देता है आपकी बॉडी से। कहते हैं कि कौन सी डाइट हमें नहीं लेनी चाहिए, मीन्स इन्फ्लेमेटरी डाइट्स, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें है शुगर। अगर हम स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट हैं और शक्कर बहुत खा रहे हैं तो उनके लिए हार्मफुल है। शक्कर आपको थोड़ा लिमिटेड खाना है, और अगर हो सके तो उसे निगलेक्ट करिए। सेकंड है सॉल्ट तो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्ट हमारे खाने में डलता ही है, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। रेड मीट मतलब मटन जो होता है, उसका यूज़ नेग्लिजिबल करें। अगर अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो थोड़ा कम कर लीजिए। स्टार्च की चीज़ें जैसे होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपका इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं। जो आप गेहूं भी एक प्रकार का इन्फ्लेमेटरी डाइट में आता है, उसको भी अवॉइड करिए। अल्कोहल बिल्कुल मत यूज़ करिए। स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स को तो खासकर अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों ही क्विट करना चाहिए, कम नहीं, क्विट करिए। हाई फैट फूड्स जिसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, और जंक फूड्स, ये दोनों ही अवॉइड करिए जो स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है जिसको। फिर चीज़ मत खाइए, चीज़ से भी इन्फ्लेमेशन होता है। प्रोसेस फूड्स, प्रोसेस मीट, प्रोसेस फूड, जितने भी प्रोसेस फूड हैं, प्रोसेस नॉनवेज है, वो सब बिल्कुल अवॉइड करिए। मायोनीज,
मायोनीज से भी इन्फ्लेमेशन होता है, प्लीज़ मायोनीज का प्रयोग ना करें। बेकरी आइटम जितने भी होते हैं वो सब आपके लिए गलत हैं और हानिकारक हैं। फिर आलू का यूज़ मत करिए। स्टार्च मैं पहले भी बता चुकी हूँ। राइस, पोटैटो जिसमें स्टार्च बहुत होता है, राइस भी उसमें आता है, उसको यूज़ मत करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको हमेशा क्विट करना चाहिए जब तक आपका स्पॉन्डिलाइटिस की हिस्ट्री है, वो है सोडा वाले जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए और भी बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं जिसमें सोडा बहुत ज़्यादा होता है, तो सोडा वाले ड्रिंक्स बिल्कुल भी क्विट कर दीजिए, वो आपको आगे चल के सूजन को और बढ़ाता है। तो ये था आज स्पॉन्डिलाइटिस पे वीडियो। आई होप आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा कि आपको बहुत सारे प्रकार के स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में आज जानकारी हुई। आप खुद से ही स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप उस चीज़ को ठीक करना चाहें तो आप अपने पॉस्चर से, अपने एक्सरसाइज से और अपने खाने से उसको ठीक कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप कम दवाइयाँ खाएं, कम डॉक्टर्स के पास जाएं। मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं ये सलाह इसलिए दे रही हूँ कि हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम अवॉइड करते हैं और हमें इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करिए, अपने आप को थोड़ा सा बदलिए, थोड़ा सा एडजस्टिंग बना लीजिए अपनी बॉडी के लिए और अपनी बॉडी के बारे में सोचिए। जिस दिन आप अपनी बॉडी के बारे में सोचेंगे और उस हिसाब से चीज़ें करेंगे ना, तो आपको बड़ी बड़ी बीमारियां बिल्कुल नहीं होगी। तो चलिए, मैं फिर आपसे मिलूंगी एक अच्छे और टॉपिक के साथ, और मेरे को ज़रूर से कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए कि आपको क्या टॉपिक चाहिए ताकि मैं उस पर अपना वीडियो बना सकूं। ओके देन, चलिए, टेक केयर, बाय।